Chapter Class 10 Geography. Class 10 Geography. Class 10 Geography Chapter 6. Class 10 Geography Chapter 6 Part 2. Part 2. Here I will discuss agro-based industries. Class 10 Geography Chapter 6 Part 2. Uh, Agro-based industries. Agro-based industries एग्रो बेस्ड कृषि आधारित उद्योग को यहाँ पर देखते हैं। कृषि आधारित जो उद्योग है उनको यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात यहाँ पर की गई है। कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, सुगर एंड एडिबल ऑयल etc इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स। यहाँ देखिए क्या सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। अब आगे यहाँ पे आपको कहा गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात यहाँ पर आपको की गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसकी हम बात करते हैं जिसको हम वस्त्र उद्योग बोलते हैं। देखिए द टेक्सटाइल इंडस्ट्री occupies unique position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production, employment generation, and foreign exchange earnings. It is only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain, that is from raw material to the highest value added products. देखिए यहाँ पर कहा गया कि वस्त्र उद्योग क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना महत्व है क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। अब देखिए सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं जिसको कॉटन टेक्सटाइल कहते हैं। देखो इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। After the 18th century, power looms came into use. Our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill made cloth from England. देखिए यहाँ पर आपको कहा गया क्या प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और प्राचीन भारत आपको सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पर तो आप द फर्स्ट देखिए आप आपको है द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल successful textile mill was established in Mumbai in 1854। देखिए यहाँ पर क्या कि आरंभिक सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग 1854 में आपको मुंबई में लगाया गया। द टू वर्ल्ड वार वर fought in Europe. India was a British colony. There was a demand for cloth in UK. Hence, they gave a boost to the development of the cotton textile industry. यूरोप दो विश्व युद्धों से जूझ रहा था तब भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। फिर आगे यहाँ पर इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। Availability of raw cotton market Availability of raw cotton market, transport including accessible ports facilities, labor, moist climate etc. In the early years, the cotton textile industry was concentrated in
concentrated in cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. Availability of raw cotton market transport, including accessible port facilities, labor, moist climate, etc., contributed towards its localization. This industry has close links with agriculture and provides a living to farmers, cotton ball pluckers, and workers engaged in ginning, spinning, dyeing, designing, packaging, tailoring, and sewing. The industry, by creating demands, supports many other industries such as chemicals and dyes, packaging materials, and engineering works. यहाँ आपको देखिए क्या कि आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों की आजीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। ये आप देखिए, मोबाइल स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी वाइल स्पिनिंग यहाँ देखिए, while spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu, weaving is highly and decentralized to provide a scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, zari, embroidery. It is India has world-class production in spinning, but weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of the high quality yarn produced in the country. Weaving is done by hand loom, power loom, and in mills. यहाँ यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र गुजरात यद्यपि आपको कताई कार्य जो आपको था महाराष्ट्र गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है। तमिलनाडु में आपको केंद्रित है। लेकिन सूती रेशम जरी कासीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कोर्स और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रित है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है क्योंकि यह देश उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य आपको हथकरघों, विद्युत करघों एवं मिलों में आपको होता है। तो बुनाई का आपको हथकरघों, विद्युत करघों एवं मिलों में आपको होता है। The handloom khadi provides large scale employment. The handloom khadi provides large scale employment to weavers in their homes, has a cottage industry. यहाँ पे जो कहा गया, देखिए, हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है। कराता है। देखिए, वाई डिड महात्मा गांधी, यानी कि द हैंड स्पन खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स, हैज अ कॉटेज इंडस्ट्री। यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि देखिए, ये जो आप इसे हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है। अब देखिए कि वाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी। देखिए, महात्मा गांधी ने सूत कालीन तथा खादी बुनने पर क्यों बल दिया। देखिए, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम।
फिर आप यहाँ आगे देखिए कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। तो यहाँ आगे आपको इस बात को थोड़ा इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में विद्युत चालित कर्क होता हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर कहा गया कि हमारे देश में विद्युत चालित हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा देखिए इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया एंड इंडिया आर यूएसए यूके रसिया फ्रांस ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज नेपाल सिंगापुर श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। We have a large share in the world trade of cotton yarn. Our spinning mills are competitive at a global level and capable of using all the fibers we produce. The weaving, knitting, and processing units cannot use much of high quality yarn that is produced in the country. There are some large and modern factories in these segments, but most of the production is in fragmented small units which cater to the local market. This mismatch is a major drawback for the industry. As a result, many of our spinners export cotton yarn while apparel garment manufacturers have to import fabrics. देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग एक चौथाई भाग है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम है। लेकिन बुनाई और कताई ताप्रक्रमण इकाई देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटी एवं बिक्री इकाइयाँ ही हैं जिसका उत्पादन आपको स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। या यह देखिए यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है जिसके परिणामस्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे निर्यात करते हैं जबकि प्रधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। आगे देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए क्या कि सपोज दैट यार्न इज सोल्ड एट RS 885 रुपी पर kg if it is sold as a trouser it fetches 800 रुपी per kg। Value is added at every stage from fiber to yarn to fabric and to garment। देखिए धागा माना कि देखिए अब धागा 85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम है। रेशम से धागा देखिए रेशे से धागा धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण पर मूल्य में वृद्धि होती है। फिर आप देखो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव आवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज। देखिए हमारे लिए हमारे अधिक मात्रा में धागे के निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ देखिए कि ऑल्दो वी हैव मेड significant increase in the production of good quality long staple cotton, the need to import is still felt. Power supply is erratic and machinery needs to be upgraded in the weaving and processing sectors in particular. Other problems are the low output of labor and steep competition with the synthetic fiber industry। यहाँ पे जो कहा गई थी कि यद्यपि लंबे रेशे वाले कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई तथापि इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। विशेषतः बुनाई एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं में कम अधिक उत्पादकता तथा कृत्रिम और वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि है। अन्य समस्याओं में कम अधिक उत्पादकता तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि है। अब देखिए यहाँ पर जूट टेक्सटाइल की बात की गई। जूट टेक्सटाइल जो आपके यहाँ पर जिसको बोलते हैं पटसन उद्योग जिसको बोलते हैं। देखिए जूट टेक्सटाइल मतलब पटसन उद्योग। यहाँ पर देखिए इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर Bangladesh
mills. Most of the mills are located in West Bengal, mainly along the banks of Hooghly River in a narrow belt. देखिए भारत पर्सन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80% उद्योग थे। इसमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी धागा तथा हुगली नदी तट पर आपको 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। फिर द फर्स्ट जूट मिल वाज देखिए द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप near Kolkata in 1855 at Risara. After partition in 1947, the jute mill remained in India, but three-fourths of the jute producing area went to Bangladesh, erstwhile East Pakistan. देखिए यहाँ पर क्या पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिले तो भारत में रह गए, लेकिन तीन चौथाई जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। अब आगे यहाँ पे कहा देखिए आगे यहाँ आपको है क्या कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल देखिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द होली बेसिन आर proximity of the jute producing areas, inexpensive water transport supported by a good air network of railways, roadways and waterways to facilitate movement of raw material to the mills, abundant water for processing raw jute, chief level from West Bengal and adjoining states of Bihar, Odisha, and Uttar Pradesh. Kolkata, as a large urban center, provides banking, insurance, and ports facilities for export of jute goods. देखिए यहाँ पर जो कहा गया हुगली नदी तट देखिए हुगली नदी तट पर इसके स्थित होने के निम्न कारण है। पहला देखिए यहाँ पर पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल एवं जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता के एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के पतन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। अब यहाँ पर देखिए सम्मिलित है। इस उद्योग की चुनौतियों में आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यद्यपि पटसन पैकिंग के अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया है। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन व जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टर देखिए challenges faced by the industry include stiff competition in the international market from a synthetic substitute and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt, and Thailand. However, the internal demand has been however the internal demand has been on the increase due to the government policy of mandatory use of jute packaging. To estimate demand, the product need to be diversified. The main markets are USA, Canada, Ghana, Saudi Arabia, UK, and Austria. The growing global concern for environment-friendly, biodegradable materials has once again opened the opportunity for jute products. यहाँ आगे देखिए क्या है कि शुगर इंडस्ट्री की बात आपके यहाँ पर की गई। शुगर इंडस्ट्री जो आप यहाँ पर उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो शुगर इंडस्ट्री है कि अवसर प्रदान किया। अब यहाँ देखिए शुगर इंडस्ट्री आपके यहाँ पर है। देखिए शुगर में चीनी उद्योग यहाँ पर थोड़ा सा देखिए चीनी उद्योग। देखिए इंडिया स्टैंड सेकेंड हैज़ अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांड सारी। The raw material used in this industry is bulky and in haulage
Howlage. देखिए हाउल its sucrose content reduce the its content reduces. The mills are located in Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Punjab, Haryana, and Madhya Pradesh. 60% mills are in Uttar Pradesh and Bihar. This industry is seasonal. This industry is seasonal in nature, so it is ideally suited to the cooperative sector. Can you explain why this is so? In recent year there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra. This is because the cane produced here has a higher sucrose content. The cooler climate also ensure a longer cruising season. Moreover, the cooperative are more successful in these states. देखिए मेजर challenges include the seasonal nature of the industry, old and inefficient methods of production, transport delay in reaching can to factories, and the need to maximize the use of wages. देखिए भारत का आपको चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ एवं खांड सारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश और बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कि पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियाँ भी सफल रही हैं। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार है। इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी एवं अक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन अक्षमता, परिवहन क्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में ना पहुंचना, ताकोई बैगेज का अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना। अब यहाँ देखिए आगे आपको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात आपको की गई। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जिसको यहाँ पे देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री खनिज आधारित उद्योग यहाँ पे आपको है। देखिए खनिज आधारित उद्योग है। देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आपके यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स हैज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी? देखिए यहाँ पर क्या है, वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। वे उद्योग जो खनिज एवं धातु को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? फिर आपको आगे यहाँ पर है, आगे आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात आपके यहाँ पर की गई। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात आपके यहाँ पर की गई, जिसको बोलते हैं लोहा तथा इस्पात उद्योग की बात यहाँ पर हम करते हैं। देखिए लोहा एवं इस्पात उद्योग की बात करते हैं। दूसरा उस पर देखिए द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हैवी मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, टेलीफोनिक साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड ए वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। यहाँ देखिए क्या कि लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत बेसिक उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी हल्के और मध्यम उद्योग इससे बनी मशीनरी पर निर्भर है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। एक्टिविटी की बात करें, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल सच गुड्स मेड ऑफ स्टील दैट यू कैन थिंक ऑफ। इस्पात से बनी उन सभी पदार्थों की सूची बनाएं जो आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन।
प्रोडक्शन एंड देखो कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड हैज द इंडेक्स ऑफ countries development. Iron and steel is a heavy industry because all the raw material has finished goods are heavy and bulky, entailing heavy transportation cost. Iron ore, coking coal, and limestone are required in the ratio of approximately 4:2:1. Some quantities of manganese are also required to harden the steel. Where should the steel plants be ideally located? Remember that the finished product also need an efficient transport network for their distribution to the markets and consumers. देखिए यहाँ पर जो कहा गया इस्पात उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। देखिए लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और अस्थिर होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लो अयक्स कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर अनुपात 4:2:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैंगनीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ इस्पात उद्योगों की देखिए इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए। यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकताएं है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा था इन 2019 with 100 in 2019 111 million tons of crude steel production. India ranked second among the world crude steel producer. It is the largest producer of sponge iron in 2019 per capita consumption of finished steel in the country. Finished country was only around 74.3 kg per annum against the world's average of 229.3 kg. देखिए यहाँ पर जो वर्ष ये इंग्लिश में आपको वर्ष 2019 का डाटा दिया गया था जबकि हिंदी में आपको वर्ष 2016 का डाटा दिया गया। वर्ष 2016 में भारत में 956 लाख टन इस्पात का निर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उद्योगों में तीसरे स्थान पर यह था। यह स्पंज देखिए आपको स्पंज लोह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात का अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2016 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 63 किलोग्राम थी जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 208 किलोग्राम थी। देखिए यहाँ पर आपको जो टेबल आपको दिया गया उस चीज़ को यहाँ पर समझिए। टेबल जो आपको यहाँ पर दिया गया है उसको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको टेबल देखिए तालिका 6.1 यहाँ पर आपको है। तालिका 6.1 का आता है देखिए यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इंडिया। देखिए टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया यहाँ पर आपको भारत में कुल इस्पात उत्पादन की बात यहाँ पर की गई है। देखिए प्रोडक्शन इन मिलियंस टन देखिए प्रोडक्शन इन मिलियन टन में इतना डाटा इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। आगे इसमें देखिए ये जो डाटा ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया steel.gov.in से लिया गया ओवरव्यू स्टील सेक्टर से। देखिए व्हाई इज द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इज सो लो इन इंडिया। यानी कि भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत इतनी कम क्यों है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स ऑफ स्टील प्लांट्स इन इंडिया। इस समय भारत में 10 मुख्य संकृत उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। देखिए यहाँ पर जो कहा गया देखिए कलेक्ट एक्टिविटी में भारत स्थित इस्पात संयंत्रों के उत्पादों की जानकारी एकत्र करें। फिर आपको देखिए एक यहाँ पर और आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर आपको दी गई उसको थोड़ा समझ लेने का प्रयास करते हैं। छोटी सी बात आप यहाँ पर देखिए मिनी इस्पात देखिए मिनी स्टील प्लांट देखिए मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉल हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेज यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पंज आयरन they have rollers that use steel ingots as well. They produce mill and alloy steel of given specification. देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया देखिए मिनी इस्पात उद्योग देखिए मिनी इस्पात उद्योग तो मिनी इस्पात उद्योग वो छोटे संयंत्र है जिनमें विद्युत भट्ठी रद्दी इस्पात एवं स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें देखिए रीरोलर्स होते हैं जिनमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील या निर्धारित अनुपात के मृदु एवं मिश्रित इस्पात उत्पादन करते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया क्या कि देखिए प्रोसेस ऑफ जो कि यहाँ पर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए प्रोसेस ऑफ देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील ये देखिए इस्पात निर्माण प्रक्रिया को यहाँ पर समझने का एक डाटा दिया गया है। इस्पात निर्माण प्रक्रिया को समझने के यहाँ पर डाटा है। देखिए प्रोसेस ऑफ
प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्री की बात है कि सबसे पे आपको क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन पहला स्टेप होगा। उसका देखिए क्या, ये आपको है ब्लास्ट फर्नेस, आपको यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस मतलब क्या होता है, झोंकदार भट्टी जिसे बोलते हैं। देखिए फिर आपको आयरन और इज मेल्टेड, लाइम स्टोन इज फ्लक्सिंग, मटेरियल विच इज एडेड, स्लैग इज रिमूव, कॉक इज बर्न टू हीट द ओर। देखिए लो अयस्क का गलाया जाना, चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। धातु का मैल हटाया जाना, अयस्क को गर्म करने के लिए कोक अर्थात कोयले का ईंधन के रूप में इस्तेमाल। फिर यहाँ देखिए मोल्टन मटेरियल्स पाउल्ड इनटू मोल्डस कॉल्ड पिग्स। देखिए तरल पदार्थ को सांचों में, तरल पदार्थ को सांचों में डाला जाता है जिसमें ढलवा लोहा तैयार होता है। देखिए तरल पदार्थ को सांचों में ढाला जाता है जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है। फिर यहाँ आप देखिए क्या कि इसमें आपको कहा गया क्या, रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फोर्गिंग। तो इससे सॉरी इसके बाद आपको यहाँ पर स्टील मेकिंग, आप देखिए ये पिग आयरन हो गया था, ये ब्लास्ट फर्नेस आपको हो गया, मतलब ये ढलवा लोहा हो गया पिग आयरन, और ये आपके यहाँ ब्लास्ट फर्नेस मतलब आपको झोंकदार भट्टी हुई। फिर यहाँ देखिए स्टील मेकिंग की बात की, पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्यूरिटीज, मैंगनीज, निकेल, क्रोमियम आर एडेड। फिर देखिए यहाँ क्या, ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैंगनीज, निकेल, क्रोमियम में मिलाकर शुद्ध किया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि शेपिंग मेटल, देखिए धातु को आकार देना, रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फॉर्गिंग। रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई करके यहाँ पे इसको मेटल यहाँ पर बनाया गया। इसके बाद जो आप यहाँ पर देखिएगा, ये मैप आपको दिया आयरन एंड स्टील प्लांट्स का पूरे भारत में जो आपको है यहाँ पर मैप आपको शो किया गया है। आयरन एंड स्टील प्लांट का जो पूरे भारत में आपको मैप है ये आपको शो किया गया है, जिसमें फिर यहाँ पर जो मैप है वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन, वुलन एंड सिल्क इंडस्ट्रीज का ये मैप आपको है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन, वुलन एंड सिल्क इंडस्ट्री का आपको यहाँ पर ये मैप है। फिर आपको आगे इसके बाद आपको यहाँ पर कहा गया, इसके बाद जो आपको है उसमें आपको देखिए क्या है कि मोस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, इससे पहले आपको यहाँ देखिए ये तो आपको हो गया मिनी स्टील प्लांट्स। फिर आपको यहाँ आपको है क्या, एन इंटीग्रेटेड, देखिए आपको क्या कि एन इंटीग्रेटेड, देखिए एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज, एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज, एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, देखिए एन देखिए यहाँ पर क्या है कि एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कम्प्लेक्स फ्रॉम पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग। देखिए यहाँ पर कहा गया कि एक संकलित इस्पात, देखिए एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रतिक्रिया की जाती है। एक संकलित इस्पात, देखिए एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रतिक्रिया की जाती है। लेकिन हम जो कहा देखिए एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रतिक्रिया की जाती है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि देखिए मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जो है कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल in the 1950 decades. China and India produce almost the same quantity of steel. Today China is the largest producer of steel. China is also the world's largest consumer of steel. अब यहाँ पर आगे देखिए क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के माध्यम से बेचते हैं। 1950 के दशक में भारत और चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन ही है पूरे विश्व में। अब आगे यहाँ पे आपको कहा गया क्या, देखिए छोटा नागपुर प्लेटो रीजन हैज़ द maximum concentration of iron and steel industries. It is largely because of the relative advantage this region has for the development. In the
यहाँ हम देखिए क्या कि छोटा नागपुर 1950 के दशक में भारत और चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सर्व उत्पादक है। इसका इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी पूरे विश्व में चीन ही है। छोटा नागपुर प्लेटो रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द यहाँ देखिए बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज दिस region has for the development of this industry. These include low cost of iron ore, high grade raw materials in proximity, cheap labor, and vast growth potential in the home market. Though India is an important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential largely due to a high cost and limited availability of cooking coal, lower productivity of labors, irregular supply of energy, and poor infrastructure and poor infrastructure. अब आगे यहाँ पे जो कहा गया कि भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। भारत में आपको छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग आपको संकेंद्रित है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के अधिक अनुकूलन सापेक्षिक परिस्थितियाँ हैं। इसमें देखिए इनमें लो एक्स की कम इसमें आपको क्या इसमें लो एक्स की कम लागत, उच्च कोटि कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता समृद्ध है। इस यद्यपि भारत संसार एक महत्वपूर्ण लो इस्पात उत्पादक है देश। देखिए यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लो इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इनके पूर्ण संभाव का विकास नहीं कर पाए हैं। इसके निम्न कारण पहले देखिए उच्च लागत कोकिंग कोयल की सीमित उपलब्धता, कम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति तथा अविकसित अवसंरचना आदि। यहाँ पे जो कहा गया उसको थोड़ा सा एक बार फिर से यहाँ पर देखिए क्या कि छोटा नागपुर प्लेटो रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज दिस रीजन हैज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। दिस इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन और हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन proximity, cheap labor, and vast growth potential in the home market. Though India is an important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential largely due to high cost and limited availability of cooking coal. B. Lower productivity of labor, irregular supply of energy, and poor infrastructure. तो फिर आपको आगे यहाँ पर आपको दिया गया वी आल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज। हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन ए बूस्ट टू द industry with the effort of private entrepreneurs. There is a need to allocate resource for research and development to produce steel more competitively. देखिए यहाँ पे क्या हम भी उच्च कोटि के इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। देखिए हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। हालाँकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू माँग की पूर्ति पर हालाँकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू माँग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के पैतरण से तथा उदारीकरण एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए एक्टिविटी की बात आपको यहाँ पर की गई है। इस एक्टिविटी को थोड़ा-सा यहाँ पर देखिए। देखिए एक्टिविटी जो आप यहाँ पर मतलब जो गतिविधि है उनको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी है देखिए 6.5 में जो एक्टिविटीज़ पर आपको इमेज यहाँ पर शो किया गया। ये इमेज आपके यहाँ पर है। वो इमेज आपको यहाँ पर क्या है कि क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया एंड चाइना। क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया एंड चाइना देखिए क्या भारत और चीन में कच्चा इस्पात उत्पादन है। देखिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन वेबसाइट पे यहाँ पर दिया गया था।
अब एक्टिविटी में यहाँ पर जो कुछ खास बात है आपको की क्रियाकलाप में जो कुछ खास बातें हैं आप इसको देखिए। क्या आपने कलिंग नगर विवाद देखिए एक्टिविटी में आपका क्या क्या हैव यू रीड अबाउट द कलिंग नगर कंट्रोवर्सी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एंड डिस्कस। क्या आपने कलिंग नगर विवाद के विषय में पढ़ा है, विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करें और आपस में विचार विमर्श करें। अब यहाँ देखिए एल्यूमिनियम प्रकरण की बात की, एल्यूमिनियम प्रकरण मतलब स्मेल्टिंग जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। देखिए एल्यूमिनियम आपको देखिए एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए एल्यूमीनियम स्मेल्टिंग की बात की, एल्यूमीनियम प्रकरण की बात यहाँ पे की। एल्यूमीनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। इट इज लाइट resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable, and becomes strong when it is mixed with other metals. It is used to manufacture aircraft, utensils, and wires. It has gained a popularity as a substitute of steel, copper, zinc, and lead in a number of industries. अब यहाँ देखिए क्या है कि भारत में एल्यूमिनियम प्रकरण दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, जस्ता एवं शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। देश के एल्यूमीनियम प्रकरण संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको है क्या देखिए एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पे एक फिगर आपको देखिए स्ट्रिप कोस्टिंग मिल एट स्मेल्टर। देखिए यहाँ पे आपको फिगर आपको दिया गया है। देखिए स्ट्रिप कोस्टिंग मिल एट स्मेल्टर ऑफ नालको। यहाँ पे जो फिगर आपको वो है क्या कि नालको प्रगारक में पट्टी लेप मिल। देखिए नालको प्रगारक में पट्टी लेप मिल आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर इसके बाद आगे आपको है देखिए बॉक्साइड द रॉ मटेरियल यूज इन द स्मेल्टर्स। देखिए यहाँ पर क्या है कि बॉक्साइड इन द रॉ मटेरियल यूज इन द स्मेल्टर्स इज अ वेरी बल्की डार्क रेडिश curled rock. The flow chart given below shows the process of manufacturing aluminum. Regular supply of electricity and an assured source of raw material at minimum cost are the two prime factors for location of the industry. देखिए प्रगारकों स्मेल्टर में बॉक्साइड का कच्चे पदार्थों के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है प्रयोग किया जाता है। प्रवाह चार्ट चित्र 6.8 एल्युमिनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग की यहाँ देखिए इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं: नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। तो फिर आपको यहाँ पर जो कहा गया रेगुलर सप्लाई ऑफ, यहाँ देखिए बॉक्साइड द रॉ मटेरियल यूज इन द स्मेल्ट इज अ वेरी बल्की dark reddish curled rock. The flow chart given below shows the process of manufacturing aluminum. Regular supply of electricity and an assured source of raw material at minimum cost are the two prime factors for location of the industries. इसके बाद फिर एक एक्टिविटी आपके यहाँ पर दिया गया। देखिए इफेक्टिव प्रोड्यूस एक्टिविटी में जो आपके यहाँ कहा गया इसको यहाँ देखिए इफेक्टिव प्रोड्यूस। देखिए यहाँ पर क्या इफेक्टिव प्रोड्यूस एल्यूमिनियम सॉस पेन्स विथ प्लास्टिक हैंडल्स। इट ऑब्टेन्स एल्यूमिनियम फ्रॉम ए स्मेल्ट एंड ए प्लास्टिक कंपोनेंट फ्रॉम ए स्मेल्ट एंड ए प्लास्टिक कंपोनेंट फ्रॉम another factory. All the manufactured sauce pans are sent to a warehouse. First, 1A, which raw material is likely to be most expensive to transport and why? B, which raw material is likely to be the cheapest to transport and why? Second, do you think the cost of transporting the finished products after packaging is likely to be cheaper or more expensive than the cost of transporting aluminum and plastic? Why?
अब देखिए एक कारखाना प्लास्टिक हैंडल वाले एल्युमिनियम के बर्तन, सॉसपैन निर्मित करता है या प्रगारकों से एल्युमिनियम प्राप्त करता है, ताकि किसी अन्य फैक्ट्री से प्लास्टिक का सामान लेता है। सभी निर्मित बर्तन एक माल गोदाम में भेज दिए जाते हैं। अब देखिए पहला 1 का कॉम देखिए, कौन-सा कच्चा माल परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है, क्यों? कौन-सा कच्चा माल आपको परिवहन लागत में सबसे अधिक लागत वाला है तथा क्यों? खुद देखिए परिवहन के लिए सबसे सस्ता कच्चा माल परिवहन के लिए सबसे सस्ता कच्चा माल कौन-सा है और क्यों? क्या आप समझते हैं कि पैकिंग के बाद तैयार माल की परिवहन लागत कम होगी अथवा एल्युमीनियम और प्लास्टिक की परिवहन लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी, क्यों? अब यहाँ देखिए केमिकल इंडस्ट्री की बात की रसायन उद्योग की बात यहाँ पर की गई। देखिए केमिकल इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं रसायन उद्योग, आपको यहाँ पे देखिए केमिकल इंडस्ट्री देखिए, द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। इट comprises both a large and a small scale manufacturing units. Rapid growth has been recorded in both inorganic and organic sectors. Inorganic chemical include sulfuric acid used to manufacture fertilizers, synthetic fibers, plastics, adhesives, paints, dyes, stuffs, nitric acid, nitric acid alkalis, soda ash used to make glass soaps, and detergents, paper, and caustic soda. These industries are widely spread over the country. These industries are widely spread over the country. यहाँ पे देखिए जो मूल बात आपको यहाँ पर कहा गया, भारत में देखिए, भारत में रसायन उद्योग तेज़ी से विकसित हो रहा है। भारत में आपको रसायन उद्योग तेज़ी से विकसित हो रहा था, फैला है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3%। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा था। विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा बृहत दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित है। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए अकार्बनिक यहाँ पे जो देखिए अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा ऐश, कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाला रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल है। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? अब आगे यहाँ पे आपको कहा गया क्या कि कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है, जो कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित हैं। अब यहाँ पे जो खास चीज़ आपको कहा गया कि दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। अब यहाँ पर देखिए कार्बनिक व्हाई डू यू थिंक, देखिए यहाँ पर क्या है कि व्हाई डू यू थिंक इट इज सो, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए आपको ये ऐसा क्यों लगता है? ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। यहाँ देखिए क्या कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं तथा पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए रसायन उद्योग की बात, देखिए द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर chemicals that are used for industrial application, agriculture or directly for consumer markets. Make a list of the product you are aware of. रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता है। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता व्यवहारों के लिए किया जाता है। ऐसे उत्पाद की एक सूची बनाइए।
अब आगे देखिए क्या कि फर्टिलाइज़र फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की बात यहाँ पे की गई, जिसको हम लोग फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, जिसको यहाँ पे आपको कहा गया क्या कि उर्वरक या खाद उद्योग जिसको बोलते हैं, उर्वरक या खाद उद्योग जिसको बोलते हैं, वही इसको बोलते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बोलते हैं। अब यहाँ पे एक खास जो चीज़ कहते हैं उसको साथ सुनिए। इससे पहले एक ग्राफ था, उस ग्राफ को यहाँ पे देख लीजिए। ग्राफ आपको यहाँ पर ये ग्राफ आपको यहाँ पे उसको थोड़ा-सा देख लीजिए। यहाँ पे एक फिगर जो है उसको यहाँ पर देखते हैं। ये जो आप यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले देखिए 4 टू देखिए यहाँ पर 4 टू 6 टन्स ऑफ बॉक्साइट से 4 टू 6 टन्स ऑफ बॉक्साइट से आपको 2 टन्स ऑफ एल्यूमीनियम प्राप्त होता है, और 2 टन्स एल्यूमीनियम से 1 टन ऑफ एल्यूमीनियम सॉरी एक मिनट देखिए 4 टू 6 टन बॉक्साइट से आपको क्या है कि 4 टू 6 टन बॉक्साइट होगा तो आपको 2 टन्स ऑफ एल्यूमिना प्राप्त होगा। 2 टन्स आपको एल्यूमिना प्राप्त होगा, और 1 टन उस 2 टन्स एल्यूमिना से आपको 1 टन एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। 4 से 6 टन बॉक्साइट रहने पर आपको 2 टन एल्यूमिना प्राप्त होगा, और 1 टन आपको एल्यूमीनियम प्राप्त होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 से 6 टन बॉक्साइट रहने पर आपको मात्र 1 टन एल्यूमीनियम प्राप्त होता है। अब आगे यहाँ पर कह सकते हैं क्या है कि आगे यहाँ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखिए, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्यूमीनियम इंडस्ट्रीज। देखिए एल्यूमीनियम उद्योग में आपको विनिर्माण की प्रक्रिया देखिए यहाँ पर सबसे बॉक्साइट है, आपको देखिए बॉक्साइट कच्चा माल या बॉक्साइट खनन जिसे बोलते हैं, ये आपको परिवहन ट्रांसपोर्ट रेल और शिप देखिए, ये आपको यहाँ पर परिवहन रेल या समुद्री जहाज का परिवहन होकर आपको एल्यूमीनियम आएगा। ये आपको बॉक्साइट हो गया, यहाँ पे एल्यूमिनिया हो गया। एल्यूमिना देखिए, एल्यूमिना जो आपके यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको क्या बॉक्साइट देखिए, बॉक्साइट क्रस्टेड एंड एल्यूमिना डिसॉल्व्ड आउट एल्यूमिनियम रिफाइनरी। अब देखिए क्या है कि बॉक्साइट दलन और एल्यूमिना घुलन होता है एल्यूमिनियम शोधशाला में क्या आता है। इससे फिर आपके यहाँ पे देखिए बल्क ऑयल शिपेड टू site of a smelter, calcinated petroleum coke from a refinery, pitch from a colliery। देखिए यहाँ पे जो कहा है उसको थोड़ा-सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रगालक स्थल देखिए यहाँ पे क्या कि प्रगालक स्थल तक भारी अयस्क का पहुँचना पहला हुआ। दूसरा शोधशाला से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक हुआ। शोधशाला से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक हो गया। कोयला पिच फ्रॉम एक कोयला खान से पिच हो गया। उसके बाद आपके यहाँ देखिए क्रायोलाइट आपको हुआ। A molten metal act as an electrolyte। A molten metal act as electrolyte। क्रायोलाइट एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। एल्यूमिनियम सेल्टर देखिए, एल्यूमिनियम प्रकारक यहाँ पे आपको है। एल्यूमिनियम स्मेल्टर है तो एल्यूमिनियम प्रकारक आपको है। इलेक्ट्रिसिटी 18,600 किलोवाट पर टन ऑफ और 18,600 किलोमीटर वाट प्रति टन एक्स आपके यहाँ पर है। अब आगे यहाँ पे देखिए कि व्हाई डू यू थिंक सो कि फिर से आते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स। यहाँ पे जो आपको कहा गया आपको देखिए ऑर्गेनिक केमिकल्स देखिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की हम बात करें तो उर्वरक उद्योग की हम यहाँ पर आपको बात करें तो इसको यहाँ पर देखिए उर्वरक उद्योग जो है देखिए, द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनस देखिए नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स mainly यूरिया फॉस्फेटिक देखिए फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट डीएपी बोलते हैं। And complex fertilizer which have a combination of nitrogen, nitrogen and phosphorus P and potash K. The third that is potash is entirely imported and the country does not have any reserves of commercially usable potash or potassium compounds in any form। देखिए यहाँ पे जो कहा है उसको थोड़ा समझिए। उर्वरक उद्योग आपको नाइट्रोजन उर्वरक नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्यतः यूरिया फास्फेटिक उर्वरक डीएपी तथा अमोनियम फास्फेट तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक जिनमें तीन मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट एवं पोटाश शामिल है के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है।
तीसरा अर्थ था, देखिए तीसरा अर्थ था पोटाश पूर्णतः तीसरा पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटासियम यौगिकों के भंडार नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि दैट इज पोटाश इज एंटायरली इम्पोर्टेड है, द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल यूजेबल पोटाश और पोटासियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म। अब देखिए आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ ऑफ द fertilizer production. Other significant producer are Andhra Pradesh, Odisha, Rajasthan, Bihar, Maharashtra, Assam, West Bengal, Goa, Delhi, Madhya Pradeश एंड कर्नाटका। यहाँ पर आपको जो कहा उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए हरित क्रांति के पश्चात, देखिए हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अनेक भागों में फैल गया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक है। तो फिर आप आगे यहाँ पर देखिए कि सीमेंट इंडस्ट्री की बात थोड़ा सा यहाँ पर कर लीजिए। सीमेंट इंडस्ट्री भी आपको है, सीमेंट उद्योग भी आपको है। देखिए निर्माण कार्यों, सीमेंट इज एसेंशियल, देखो सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सच एज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेज, देखिए ब्रिज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फॉर द अदर कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। दिस इंडस्ट्री, देखिए दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल्स uh, like limestone, silica, and gypsum. Coal and electric power are needed apart from rail transportation. यहाँ हम देखिए जो कहा गया कि यहाँ हम देखिए जो कहा गया इस उद्योग इकाई को देखिए निर्माण कार्य, देखिए आपको क्या है कि निर्माण कार्य जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। इसके निर्माण में चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। अधिक क्रियाकलाप यहाँ पे देखिए वेयर वुड इट बी इकोनॉमिकली वायबल टू सेट अप द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तब आगे यहाँ पर कहा गया देखिए सीमेंट विनिर्माण इकाइयों की स्थापना कहाँ पर आर्थिक रूप से व्यावहारिक होगी। फिर यहाँ पर देखो क्या कि द इंडस्ट्री हैज strategically allocated plants in Gujarat and Gujarat that have suitable access to the market in the Gulf countries. The industry has strategically located plants in Gujarat that have a suitable access to the market in the Gulf countries. इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई है, क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों के बाजार की उपलब्धता है। एक्टिविटी के फाइंड आउट वेयर द प्लांट्स आर लोकेटेड इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, फाइंड देयर नेम्स। देखिए यहाँ पे जो कहा है उसको थोड़ा सा देखिए। एक्टिविटी, भारत में उद्योग अन्य किन राज्यों में स्थित है उनके नाम बताएं। The first cement plant, the first cement plant, the first cement plant was set up in Chennai in 1904. After independence, the industry expanded. Improvement in the quality has found the produce a readily available market in East Asia, Middle East, Africa, and South Asia. Apart from a large demand within the country, this industry is doing well in terms of production as well as export. Efforts are being made to generate adequate domestic demand and supply in order to sustain this industry. यहाँ पर जो आपको कहा गया कि देखिए पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। गुणवत्ता में देखिए तो गुणवत्ता में सुधार के कारण आपको भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया और मध्य पूर्व अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाजारों में मांग बढ़ी है। यह उद्योग उत्पादन निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने का पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने का प्रयास किए जा रहे हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री
इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, मोटर गाड़ी उद्योग भी आप यहाँ पे उसकी भी बात यहाँ से कर लीजिए। एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मोटर गाड़ी उद्योग जिसको बोलते हैं, वो भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। एक ऑटोमोबाइल प्रोवाइड्स व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड पैसेंजर्स, truck, buses, cars, motorcycles, scooters, three-wheelers, and multi-utility vehicles are manufactured in India at various centers. After the liberalization, the coming in of new and contemporary models stimulated the demand for vehicles in the market, which led to the healthy growth of the industry, including passenger cars, two and three wheelers. The industry is located around Delhi, Gurgaon, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, Indore, Hyderabad, Jamshedpur and Bengaluru. देखिए यहाँ पर क्या है कि मोटर गाड़ी उद्योग, देखिए मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों तथा वाहनों की मांग बढ़ी है। जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया, तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित है। फिर आपको आगे कहता है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात आपके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात की, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग यहाँ पर आपको है। देखिए यहाँ पर क्या कि द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविजन, ट्रांजिस्टर सेट ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविजन, टेलीफोन, cellular telecom, telephone exchange, radars, computers, and many other equipment required by the telecommunication industry. Bangalore has emerged as the electronic capital of India. Other important centers for electronic goods and are Mumbai, Delhi, Hyderabad, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, and Coimbatore. The major industry concentration is at Bengaluru, Noida, Mumbai, Chennai, Hyderabad, and Pune. A major impact of this industry has been on employment generation. The continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India. इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। अनेक अन्य उपकरण तक आपको बनाए जाते हैं। हाँ, बनाए जाते हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र आपको मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्र बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। अब आप आगे देखिए, एक इमेज आपको शो किया। इमेज जो है वो केवल मैन्युफैक्चरिंग, देखिए केवल मैन्युफैक्चरिंग facility at HCL रूपेन रायपुर, वेस्ट बंगाल का भी मिल दिखाया गया है। ये आपको यहाँ पर क्या है, एच सी एल आपको रूपेन नगर रूपनगर में केवल निर्माण पश्चिम बंगाल का इमेज है। तो मतलब किताबों का जो निर्माण होता है वहाँ पे दिखाया गया है। फिर उसके बाद आपको देखिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, यहाँ देखिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात कीजिए यहाँ पर थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो आपको क्या है कि औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरणीय निम्नीकरण की बात यहाँ पे कीजिए। देखिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, देखिए औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। देखिए ऑल्दो इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट significantly to India's economic growth and development, the increase in pollution of land, water, air, noise, and resulting and degradation of environment that they have caused cannot be overlooked. Industries are responsible for four types of pollution. First, air pollution, water pollution, sea land pollution, and the noise pollution. The polluting industries also include thermal power plants.
यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि एवं विकास महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आप इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के उत्तरदायी पराग, वायु, जल, भूमि, ध्वनि प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत की भी सम्मिलित है। फिर आपको देखिए आगे क्या एयर पॉल्यूशन की बात यहाँ पर की गई। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ air pollution is caused by the presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide airborne particulate materials contain both solid and liquid particles like dust, sprays, mist, and smoke. Smoke is emitted. देखिए यहाँ पे smoke is emitted by chemical chemical and paper factories, kilns, refineries, and smelting plants, and burning of fossil fuels in big and small factories that ignore pollution norms. Toxic gas leaks can be very hazardous with long-term effect. Are you aware of the Bhopal gas tragedy that occurred? Air pollution adversely affect human health, animal, plants, buildings, and the atmosphere as a whole. तो यहाँ पर आपको कहा गया देखिए वायु प्रदूषण की बात जो की देखिए अधिक अनुपात में अनचाहे गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में पदार्थों में ठोस एवं द्रव्य दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। रसायन एवं कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रजनन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस देखिए करते हुए नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों के रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। क्या भोपाल गैस त्रासदिक विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं एवं पौधों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। फिर आपके यहाँ देखिए जल प्रदूषण की बात आपको की देखिए जिसको हम बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। द मेन कल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड आर पेपर पल्प द मेन कल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड आर पेपर पल्प केमिकल टेक्सटाइल एंड डाइंग पेट्रोलियम रिफाइनरीज टैनरीज and electro planting industry that let out detergents, acid, salts, and heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics, and rubber, etc. into the water bodies. Phospho, gypsum, and iron and steel slags are the major solid waste in India. देखिए उद्योगों द्वारा आपको कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्टों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग है जो रंग अपमार्जक अम्ल, लवण तथा भारी धातु जैसे शीशा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर से कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अवशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फास्फो जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ जिसको अंग्रेजी में स्लैग बोलते हैं है। अब देखिए आपको थर्मल पोल्यूशन की बात थोड़ा सा कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं तापीय प्रदूषण बोलते हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो कहा गया थर्मल पॉल्यूशन, देखिए थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट इज ड्रेनेड इनटू रिवर्स एंड ponds before cooling. What would be the effect on aquatic life? Wastage from nuclear power plants nuclear and weapon production facilities cause cancer,
birth defects and miscarriages. Soil and water pollution are closely related. Dumping of wastage, especially glass, harmful chemical industries, effluents, packaging, salts, and garbage renders the soil useless, and renders the soil useless. Rainwater percolates to the soil, carrying the pollutants to the ground, and the groundwater also get contaminated. देखिए जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा बताइए। अब आगे यहाँ देखिए क्या कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र, देखिए परमाणु ऊर्जा आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अवशिष्ट एवं परमाणु सशस्त्र उत्पादकों। देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अवशिष्ट एवं परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती है। मृदा एवं जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिश्ते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उससे भी प्रदूषित कर देते हैं। अब आगे यहाँ देखिए क्या है कि नॉइज़ पोल्यूशन के बाद देखिए नॉइज़ पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर, इट कैन आल्सो कॉज hearing impairment, increase heart rate and blood pressure, among other psychological effects. Unwanted sound is an irritant and a source of stress. Industrial and construction activities, machinery, factory equipment generators, saws and pneumatic and electric drills also make a lot of noise. देखिए नॉइज़ पॉल्यूशन जिसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। देखिए ध्वनि प्रदूषण की बात देखिए ध्वनि प्रदूषण से खिंनता तो उत्तेजना ही नहीं, वर्ण श्रवण अक्षमता, हृदय गति रक्तचाप, अक्षमता अक्षमता जिसे बोलते हैं, हृदय गति रक्तचाप, अतः अन्य कार्बनिक व्यथाएं भी बढ़ती है। अनचाहे ध्वनि उत्तेजना एवं मानसिक चिंता का स्रोत है। देखिए औद्योगिक तथा निर्माण कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चिरने कारखाने, गैस यांत्रिक तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कि कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की बात की गई। देखिए पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम की बात यहाँ पर की गई, उसके साथ देखिए देखिए एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पोल्यूट्स 8 times the quantity of quantity of fresh water. How can the industrial pollution of fresh water be reduced? Some suggestion are देखिए यहाँ पे जो पर्यावरण वनीकरण की रोकथाम के देखिए कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल प्रदूषित होता है। मतलब 1 लीटर से आपको 8 लीटर पानी बर्बाद होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ सुझाव आपको है। उससे पहले यहाँ के देखिए एक फिगर आपके यहाँ पर है। ये जो फिगर वो आपको है देखिए सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंडिया में आपको जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है उसके यहाँ पर आपको शो दिया गया है, में आपसे दिया गया है। अब आगे यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको सजेशन की बात कर रहे थे, जो आपके यहाँ पर कुछ सजेशन है जो कैसे पॉल्यूशन को कम करने की। तो पहला तो आप यहाँ देखिए मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इनटू और मोर सक्सेसिव स्टेज। पहला यहाँ पे क्या विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का दो या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग होता है। फिर देखिए क्या दूसरा आपके यहाँ पर क्या है कि देखिए हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। देखिए दूसरा क्या जल की आवश्यकता। देखिए जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण, जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण आपके यहाँ पर है। तीसरा आपके यहाँ पर देखिए कहा गया तीसरा देखिए नदियों में देखिए तीसरा जो आप यहाँ पर कहा क्या है कि देखिए तीसरा देखिए ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इफ एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 फेजेज। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 में देखिए क्या नदियों एवं तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। पहला आपके यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग ग्राइंडिंग फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन।
देखिए, पहला जो अपना देखिए क्या यांत्रिक साधनों द्वारा, देखिए यांत्रिक साधनों द्वारा आपको प्राथमिक शोधन, देखिए अब नदियों तथा तालाबों में जो गौ नमूनों में आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया था। देखिए नदियों एवं तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से भी उनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। जिसमें पहला देखिए क्या यांत्रिक साधन द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छँटाई, उनके छोटे-छोटे टुकड़े करना, टकना, टुकड़े करना, टकना, ढकना, ढकना यहाँ पर है, ढकना तथा तलछट में जमा आदि सम्मिलित है। आप फ्लोक क अब यहाँ देखिए क्या, फिर आपको आगे कहा क्या सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रियाओं द्वारा आपको द्वितीयक शोधन आपका है। तीसरा जो आपको टर्शरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, दिस इन्वॉल्व्स रिसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट वाटर। देखिए यहाँ पर क्या है, जैविक रासायनिक, देखिए जैविक रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन, इसमें अवशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा प्रयोग योग्य बनाया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ पर आगे आपका है क्या इन्वॉल्वमेंट, देखिए ओवर ड्राइंग, देखिए overdrawing of groundwater reserves by industry where there is a threat to groundwater resource also needs to be regulated legally। देखिए particulate matter in the air can be reduced by fitting smoke stacks to factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers, and inertial separation. Smoke can be reduced by using oil or gas instead of coal in factories. Machinery and equipment can be used, and generators should be fitted with a lines with देखिए again, machinery and equipment can be used, and generators should be fitted with silencers. Silencers. Almost all machinery can be redesigned to increase energy efficiency and reduce noise। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए जहाँ भूमिगत जल स्तर, देखिए जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है, वहाँ उद्योगों द्वारा इससे अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल एवं गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों एवं उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पाने चाहिए। सतत पोषण विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। सतत पोषण, यहाँ पे बहुत अच्छा कहा जाता है कि सतत पोषण विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। अब एक फिगर जो यहाँ पर दिया गया वो आपको यहाँ पर क्या है, देखिए सीवरेज, देखिए यहाँ पर क्या है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अंडर यमुना एक्शन प्लान एट फरीदाबाद। फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लांट के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र यहाँ पर आपको बनाया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं, फिर आपको देखिए फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया, देखिए एक बात आपके यहाँ पर है क्या, देखिए नॉइज एब्जॉर्बिंग, देखिए यहाँ पर क्या है कि नॉइज एब्जॉर्बिंग, यहाँ पे आपको क्या है, देखिए नॉइज अब्जॉर्बिंग, देखिए आपको क्या नॉइज अब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स। यहाँ पर जो बात करें इसका, यहाँ पर क्या क्या देखिए कि ध्वनि अवशोषित करने उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। इसका और दूसरा मतलब यहाँ पर हुआ क्या, सतत पोषण विकास चुनौतियों के पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। उसके देखिए यहाँ पर एनटीपीसी की कुछ बात, एनटीपीसी शोज द वेज, एनटीपीसी शोज द वेज, यहाँ पर क्या देखिए एनटीपीसी इज ए मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया। इट हैज ISO सर्टिफिकेशन फॉर EMS एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, EMS एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14001। कॉर्पोरेशन
देखिए कॉर्पोरेशन हैज़ a proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil, and gas and fuels in place where it is setting up power plants. This has been possible through। अब यहाँ पे जो कहा गया देखिए भारत में आपको यहाँ पर क्या भारत में आपको देखिए भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत की देखिए भारत में आपको राष्ट्रीय ताप विद्युत की कॉर्पोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र EMS जो 2001 के लिए ISO प्रमाण पत्र है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसे निम्न उपायों द्वारा संभव है। पहला देखिए क्या है कि आधुनिकतम तकनीक पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्वान उपकरणों में सुधार। और यहाँ पे जो कहा गया है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, एडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। फिर कहता है क्या मिनिमाइज देखिए यहाँ पे फिर बी में कहता है मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन। सी में कहता है क्या प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट फॉर नर्सरिंग ecological balance and addressing the question of special purpose vehicles for afforestation। अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन। फिर देखिए पारिस्थितिक तीसरा में कहता है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। फिर आपको दो में आपको कहता है क्या देखिए यहाँ पर क्या रिड्यूसिंग एनवायरमेंट पोल्यूशन थ्रू एस पॉन्ड मैनेजमेंट, एस वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। सौ में यहाँ पर कहता है क्या देखिए क्या कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। फिर दो में आपके यहाँ इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिव्यूज एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। यहाँ पे कहता है क्या देखिए सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिक रूप से मॉनिटर तथा समीक्षा करना एवं ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। इससे पहले चौथा में क्या अब देखिए तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह, एस पॉन्ड जिसे बोलते हैं राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। यहाँ पे एक फिगर देखिए देखिए यहाँ पर क्या है कि रामागुंडम प्लांट यहाँ पे दिया गया है क्या कि रामागुंडम संयंत्र का यहाँ पे इमेज आपको शो किया है। उससे आपको देखिए यहाँ से जो चैप्टर 6 था ज्योग्राफी का वो पूरी तरह से फिनिश होता है। इसके बाद हम अगले चैप्टर में चलते हैं।